अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी फ्रॉम द पिथोमा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम है। उसमें सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ है एकोंड्रोप्लेजिया। ए मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। ए एब्सेंस, कोंड्रो कार्टिलेज और प्लेजिया उसकी ग्रोथ। इस नाम से ज़ाहिर है इसमें क्या होता है, ग्रोथ प्लेट्स की प्रोलिफरेशन, ग्रोथ प्लेट में कार्टिलेज की प्रोलिफरेशन नहीं हो रही होती और उसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, और ड्वार्फिज्म हो जाता है। अब होता क्यों है, इसमें ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में म्यूटेशन आ जाती है। कौन से, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 में म्यूटेशन आ जाती है और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है। अब जब इसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी इसकी ओवर एक्सप्रेशन की वजह से ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। ज़्यादातर म्यूटेशंस स्पोरेडिक होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एज रिलेटेड भी हो सकती हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स बोन फॉर्मेशन के ना दो मेथड्स होते हैं। एक कार्टिलेज से बोन बनती है, उसको हम एंडोकॉन्ड्रियल बोन फॉर्मेशन कहते हैं, और अगर एक मेम्ब्रेन से बनती है उसको हम इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन कहते हैं। जो एंडोकॉन्ड्रियल बोन फॉर्मेशन है ना वो लॉन्ग बोन्स में होती है, और जो इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन है वो फ्लैट बोन्स में होती है। अब ये जो हमारे पास है एकोंड्रोप्लेजिया, इसमें क्या होता है कि इसमें एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन इफेक्ट नहीं होती। उसकी वजह से मैंने कहा कि लॉन्ग बोन्स में एंडोकॉन्ड्रल फॉर्मेशन हो रही है ना, तो लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़ हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज़ शॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है। लेकिन जो फ्लैट बोन्स हैं जैसे कि स्कल और रिब केज की, वो तो नॉर्मल ही रहेंगी, इसलिए हेड और चेस्ट का साइज़ नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा इसमें जो मेंटल फंक्शन, लाइफ स्पैन और फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की। तो ये बोन फॉर्मेशन में डिफेक्ट है और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है, ठीक है, बोन फॉर्म ही नहीं हो रही, ठीक है, जब बोन नहीं बनेगी तो स्ट्रक्चर बोन फॉर्मेशन में डिफेक्ट है, उसकी वजह से वीक बोन बनेगी। अब होता क्यों है, कोलेजन टाइप 1 के सिंथेसिस में म्यूटेशन आ जाती है और ये डिफेक्ट भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है, ऊपर वाला भी ऑटोसोमल डोमिनेंट था। इसको बोन से याद रख सकते हैं, बी में BO1 आता है ना, BONE, तो टाइप 1 में, ठीक है, बोन में डिफेक्ट कौन सा आ रहा है, कोलेजन टाइप 1। क्लिनिकल फीचर्स ये आ सकते हैं, इसके फ्रैक्चर्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और इसके जो फ्रैक्चर्स हैं ना, ऐसे लगता है ब्रूजिंग नहीं होती, ठीक है, इंटरनल इंजरीज होती हैं, उसकी वजह से ऐसे लगता है कि चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है। ब्लू स्क्लेरा हो जाता है। ब्लू स्क्लेरा क्यों हो जाता है, क्योंकि स्क्लेरा में भी कोलेजन जो होता है, कोलेजन की थिकनिंग हो जाती है, उसकी वजह से उसके नीचे जो क्रोरॉइडल वेन्स हैं वो नज़र आने लग जाती है, उसकी वजह से ब्लू स्क्लेरा हो जाता है। हेयरिंग लॉस हो जाता है क्योंकि मिडल ईयर में हमारे बोन्स हैं उसका फ्रैक्चर हो जाएगा तो हेयरिंग लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। वो जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मतलब ऑस्टियोबोन जेनेसिस फॉर्मेशन इम्परफेक्टा डिफेक्ट, ठीक है ना। अब ये ऑस्टियोबोन और पेट्रोसिस, ठीक है, पेट्रोसिस ये बोन रिजॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, वो बोन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम थी। अब ये बोन रिजॉर्ब नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवी थिक बोन्स बनेंगी और बहुत ज़्यादा हैवी भी होंगी, तो वो भी फ्रैक्चर इजीली कर जाएगी। अब ये क्यों होता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट के पुअर फंक्शन की वजह से होता है। ऑस्टियोक्लास्ट नहीं होंगे तो वो बोन को रिजॉर्व नहीं करेंगे। ऑस्टियोपेट्रोसिस को मार्बल बोन डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके मल्टीपल जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं। इसमें म्यूटेशन आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 में। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 में म्यूटेशन आएगी तो एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं आएगा, और एसिडिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है बोन रिजॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो जब एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन नहीं कर सकेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट को फंक्शन करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 प्रोवाइड करता है, और उसकी म्यूटेशन हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो बोन फ्रैक्चर्स होंगे। इसके अलावा माइलोफिथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। माइलोफिथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो मैरो है ना, अब थिक हो गई है ना बहुत ज़्यादा बोन्स, तो मिडलरी कैविटी में बोन मैरो होता है ना, तो मिडलरी कैविटी बाहर से बहुत ज़्यादा बोन डेपोजिशन स्टार्ट हो गई है, तो अंदर से मिडलरी कैविटी
बहुत कम रह जाती है तो बोन मैरो वहाँ पे सारे बोन डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैरो की जगह हमारे पास बोन आ गई है, तो जब बोन आ गई है तो उसकी हीमेटोपोइसिस नहीं होगी, ठीक है। तो हीमेटोपोइसिस नहीं होगी तो मिडलरी कैविटी में तो हीमेटोपोइसिस नहीं हो रही ना, तो फिर एक्स्ट्रा मिडलरी हीमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा वो तो कंपेंसेटरी एक्शन है, तो जो बोन मैरो बना रहा है उसके मिडलरी कैविटी से बन रही है, उसका तो मुकाबला नहीं है ना, तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की वजह से एनीमिया हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, WBC की कमी की वजह से ल्यूकोपिनिया हो जाता है। अब क्रेनियल नर्व्स बोन एक्सेसिव, जब स्कल की बोन्स पे एक्सेसिव बोन डेपोजिशन हो जाएगी तो क्रेनियल नर्व्स पे क्या होगा, उन पे कंप्रेशन पड़ेगी, उसकी वजह से विजन और हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है। इसी तरह जब फोरामन मैग्नम होता है उसकी साइडों पे बहुत ज़्यादा डेपोजिशन हो जाएगी तो उसकी नैरोइंग वो नैरो हो जाएगा, तो हाइड्रोसेफलस हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 में म्यूटेशन हो रही है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 जो है ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कराता है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, इसने बाइकार्बोनेट को तोड़ना है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड को तोड़ना है बाइकार्बोनेट में, तो ये जो बाइकार्बोनेट होता है ना, बाइकार्बोनेट हमारे एसिडोसिस को कंट्रोल करता है, तो जब बाइकार्बोनेट बनेगा ही नहीं तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगी। इसकी डायग्राम मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब वो कह रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं है तो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट मोनोसाइट से ओस्टियोक्लास्ट डिराइव होते जाएंगे और वो अपना काम करते जाएंगे, ठीक है, और बोन रिजॉर्प्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिकेट्स या ओस्टियोमलेशिया। अब ये क्या होता है, ओस्टियोइड क्या होता है, बोन की मिनरलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। ओस्टियोइड क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट अपनी साइड पे ना एक मैट्रिक्स, ये देखें, ओस्टियोब्लास्ट अपने साइड पे एक मैट्रिक्स पर यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ओस्टियोइड। उस ओस्टियोइड में बाद में मिनरल्स आते हैं जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट आता है, उसको हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो अभी इस मिनरलाइजेशन में डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट आते हैं अपनी साइडों पे मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं ओस्टियोइड। अब इस ओस्टियोइड में कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन होती है, इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट नहीं आ रहे। अब वो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो विटामिन डी है ना उसका लेवल कम है। विटामिन डी ने क्या करना, विटामिन डी इन्वॉल्व होता है कैल्शियम और फॉस्फेट, सीरम का कैल्शियम और फॉस्फेट इंक्रीज़ करने के लिए। विटामिन डी नहीं है तो सीरम में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। अब विटामिन डी आता कहाँ से है, विटामिन डी स्किन से आ सकता है या डाइट से आ सकता है। 85% स्किन से आता है जब स्किन एक्सपोज होती है सनलाइट से, और 15% डाइट से आता है, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्टिवेशन के लिए दो जगह हाइड्रोक्सिलेशन होती है। 25 हाइड्रोक्सिलेशन इसकी होती है लिवर में, और उसके बाद 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेशन होती है किडनीज में, ठीक है। किडनीज में भी स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में। अब भी हमारे पास एक्टिव हो गया विटामिन डी। इसने क्या करना है, सीरम और कैल्शियम फॉस्फेट, सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट इंक्रीज़ करना है। कैसे करना है, इसने 3 जगहों पे एक्ट करना है, इंटेस्टाइन पे एक्ट करना है, किडनी पे एक्ट करना है, बोन पे एक्ट करना है। इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा तो अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करा देगा, किडनी पे इंक्रीज़ करेगा तो रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करा देगा, और बोन्स पे एक्ट करेगा तो रिजॉर्प्शन को इंक्रीज़ करा देगा, ठीक है। बोन्स में से निकाली जा रही रिजॉर्प्शन, बोन्स में से निकाल के ब्लड में दे रहा है, ठीक है, सीरम इंक्रीज़ हो गया। इसके अलावा जो हमारी डाइट है ना, वहाँ से इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तब भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और किडनी में दोबारा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ब्लड में, ठीक है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी किन लोगों में होती है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में, उनमें से अनएक्सपोजर कम होता है, उनमें होती है। इसके अलावा पुअर डाइट हो, ठीक है, डाइट से भी तो मिलता है। अब डाइट ले भी रहे हैं लेकिन अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है। उसके बाद एक्टिव विटामिन डी के लिए लीवर और किडनी में हाइड्रोक्सिलेशन की ज़रूरत होती है। लिवर फेलर और किडनी फेलर होगा तो तब भी नहीं होगा।
ठीक है। इसके बाद दो कंडीशन, एक होता है रिकेट्स और एक होता है ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स चिल्ड्रन में होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स, और अगर एडल्ट्स में होगा तो उसको कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। अब चिल्ड्रन में लेस देन 1 ईयर की एज में चिल्ड्रन में होता है, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी हो जाती है, ठीक है। इसमें रिब्स बेंड कर जाती हैं और स्टर्नम प्रोट्रूड कर जाता है, रिब्स अंदर को चले जाती हैं। नॉर्मली स्टर्नम बाहर होता है, रिब्स कर्वली होती हैं, लेकिन रिब्स अंदर को बेंड कर जाती हैं और स्टर्नम की इंटीरियर प्रोट्रूजन हो जाती है। इसके अलावा फोरहेड इनलार्ज कर जाता है, फ्रंटल जिसको हम कहते हैं फ्रंटल बोसिंग, क्योंकि स्कल पे ऑस्टियोइड डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट रिकियाटिक रोजरी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कोस्टो कॉन्ड्रल जंक्शन को, जहाँ पे बोन्स और रिब्स और कार्टिलेज मिल रहे होते हैं ना, वहाँ पे ऑस्टियोइड की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको हम कहते हैं, और वो वाले जो पोर्शन होता है वो इनलार्ज हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिकियाटिक रोजरी। ये मैं आपको बाद में पिक्चर दिखाती हूँ। और बॉइंग ऑफ द लेग्स हो जाती है, ठीक है। पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी हो जाती है, बॉइंग हो जाती है, रिकियाटिक रोजरी हो जाती है, फ्रंटिंग बॉजिंग हो जाती है। ओस्टियोमलेशिया, इसमें वीक बोन हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती हैं। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो सीरम में कैल्शियम और फॉस्फेट कम होगा और दो चीज़ें इंक्रीज़ होगी, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज़ होगा और अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज़ होगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि जब बोन फॉर्मेशन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट कोशिश करते हैं कि जो बोन फॉर्म करने की अटैम्प्ट में ना बोन फॉर्मिंग के लिए आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो उनके जब ओस्टियोब्लास्ट इंक्रीज़ होंगे तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी इंक्रीज़ हो जाता है।